हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत पे। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। चलिएगा, तो आज की शाम की करते हैं शुरुआत अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ। चलिएगा, एक बार जो है आप सभी जो है तैयार हो जाइए और सेशन को जो है एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए सेशन को जो है एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स जो है सेशन से जुड़े हुए हैं वो सभी। और हम इस क्लास में जो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की बुक का जो है अध्ययन करा रहे हैं। और ये बुक आपको ठीक किसी भी नज़दीकी बुक सेलर से जो है मिल जाएगी और आप इसे जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं या फिर जो कंटेंट हमें सिखा रहे हैं वो कंटेंट जो है हमें कैसे मिलेगा। बेटा आपको ना इस बुक के माध्यम से ना वो प्रिंटेड फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा, तो आप किसी भी नज़दीकी जो है बुक स्टोर से उसे परचेज कर सकते हैं। क्लियर, चलिएगा। और इस क्लास में हम कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की बात। और ये कुछ खूबियां हैं इस किताब की, जैसे कि इसमें जो है आपको जो कंटेंट देखने को मिलेगा वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन में देखने को मिलेगा। टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेगा, 100% एरर फ्री जो है एक्सप्लेनेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इस बुक में जो है देखने को मिलेंगी। चलिएगा, तो अब आते हैं हम फंडामेंटल राइट्स पे। और फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो हम फंडामेंटल राइट्स में जो है कहाँ तक कर लिए थे। तो हमने आपको जो है आर्टिकल 32 पर जो है ड्रॉप किया था। क्या? आर्टिकल 32 पर जो है ड्रॉप किया था। हमने कहा था कि कल जो है ठीक, तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आई थिंक यहाँ पर जो हमने ड्रॉप किया था। ठीक, ये आर्टिकल हमने आपको पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था, ये भी बता दिया था। चलिए, हाँ, आर्टिकल 32 पर जो हमने इस टॉपिक को जो है छोड़ा था और आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आपको आर्टिकल 32 में जो है देखने को मिलता है, आइएगा उसे पढ़ लेते हैं। ये संवैधानिक उपचार का मतलब क्या होता है? तो जो आपके 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, अब तक आपने जो पढ़े वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अगर इन अधिकारों का किसी भी प्रकार से एक दोहन किया जाता, कहने का मतलब आपसे जो है छीने जाते हैं या फिर आपको इनसे वंचित रखा जाता है, तो आप जो है इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये राइट आपको यही आर्टिकल 32 जो है देता है। ठीक, अब एक और आर्टिकल का नाम लेना चाहूंगा जो कि इस पार्ट से संबंधित नहीं है, इस भाग से संबंधित नहीं। 226 आर्टिकल जो है हमें हाई कोर्ट जाने का जो है एक अनुमति प्रदान करता है। क्लियर, चलिएगा, आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे या हाई कोर्ट के पास चले जाएंगे तो दोनों ही इन 5 फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये 5 प्रकार की जो है रिट जारी करते हैं। क्या करते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। क्या करते हैं? 5 प्रकार की रिट जो है जारी करते हैं। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें जो है सारी जो है समझ में आ गई होंगी। तो ये था इस आर्टिकल 32 का जो है बेसिक। आइएगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो है समझ लेते हैं। B.R. अंबेडकर द्वारा अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। अर्थात आर्टिकल 32 को ठीक डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने जो है संविधान की आत्मा जो है कहा है। नेक्स्ट है, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जाए। तो उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत जाएगा? आर्टिकल 226। और वो सर्वोच्च न्यायालय अगर जाएगा तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32। क्लियर, तो यहां पर दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि दोनों के बारे में जो है आर्टिकल 32 ही है। तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग जो है आर्टिकल आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की अवहेलना
होने पर सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत निम्नलिखित रिट जारी कर सकते हैं। और जब वो रिट जारी होंगी तो हमने आपको बताया कि वो 5 प्रकार की रिट जो है जारी कर सकता है। ठीक, अब वो रिट कौन कौन सी है? तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और पांचवी है आपकी अधिकार प्रच्छा। तो ये वो 5 जो है रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर हम बात करें तो हमारे पास शरीर है, एक कानूनी आज्ञा पत्र, क्लियर। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी संस्था के द्वारा ठीक बंदी बनाया गया है बिना किसी कारण के, तो ऐसी संस्था के लिए जो है ये रिट जो है जारी करी जाती है। परमादेश हमारा आदेश है, कहने का मतलब कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद पर बैठ करके अपने पदों के कर्तव्यों को नहीं करता है तो उसके लिए रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है मना या रोकना। ठीक, कहने का मतलब हाई कोर्ट अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे रोकेगा। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, पोस्टमार्टम, उच्चतम व उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से प्रलेख समीक्षा मंगवाते हैं। कहने का मतलब जब उनके अंडर में कोई ऐसा केस चल रहा होता है जिसमें उन्होंने डिसीजन नहीं दिया होता और वो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है तो वो अपने पास जो है उसे मंगा लेते हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, कहने का मतलब अपने उच्च अधिकारी की अनुपस्थिति में उसका अधीनस्थ अधिकारी, उसका अधीनस्थ जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके पद पर बैठ करके कार्यों को करेगा। ठीक, तब जाकर के जो है ये अधिकार परीक्षा रिट जो है जारी की जाती है और उससे पूछा जाता है कि भैया तुमने जो काम किए अपने उच्च अधिकारी के पद पर बैठ करके, क्या आपके उच्च अधिकारी आपको ये ठीक कह करके गए थे कि आप हमारी गैर मौजूदगी में हमारे कार्य कर सकते हैं या नहीं। ठीक, अगर वो कहेगा हाँ और वो उच्च अधिकारी भी स्वीकार करता है तो वो काम जो है लीगल माने जाते हैं, अदरवाइज उन कामों को जो है इलीगल जो है घोषित कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिएगा। तो ये था आपका आर्टिकल 32। आइए लेकर के चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को B.R. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अभी आपको बताया और ये आपको जो है आर्टिकल 32 में जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं ठीक इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। इसके बिना संविधान अर्थहीन है, अतः यह संविधान की आत्मा और हृदय है, ऐसा उन्होंने कहा। क्लियर, चलिएगा। आप लोग भी जो है साथ के साथ जो है क्वेश्चन का आंसर भी जो है देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स आंसर दें और उनका इंटरेस्ट जो है क्वेश्चन आंसर में लगे। ठीक, चलिए। तो निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को? तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को ये राइट जो है आर्टिकल 32 देता है और उच्च न्यायालय को ये राइट जो है आर्टिकल 226 देता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिएगा आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 32, 226 के अंतर्गत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उसकी सुनवाई की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर उपरोक्त अनुच्छेदों के अधीन संबंधित न्यायालय में अपील कर सकता है। इस प्रकार न्यायालय रिट जारी कर मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। तो वही बातें कही गई हैं जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तनीय किए जा सकते हैं? तो संवैधानिक अधिकार, ठीक, सांविधिक अधिकार या फिर मौलिक अधिकार या फिर ये सभी? तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल मौलिक अधिकार। क्या? केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है यहां पर बात कही गई है। क्लियर, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तनीय किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय कराने के लिए
संवैधानिक उपचार का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जारी करने की जो है शक्ति प्रदान की गई है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? अब सही नहीं तो हमें जब ही पता चलेगा जब हम चारों के चारों ऑप्शन जो है पढ़ लेंगे। क्लियर? आइएगा। तो के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, बात तो सही है। संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया, ये भी बात सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा पंचायती राज प्रस्तुत किया गया था, बात सही। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं, किसे बनाया गया है? तो हाई कोर्ट को बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, राष्ट्रपति को नहीं बनाया गया। ठीक, और हमसे पूछा गया सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है सही नहीं हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। ठीक, डी क्यों गलत है? क्योंकि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है, न कि राष्ट्रपति। ठीक, इसलिए। क्लियर? वही बात जो हमने आपको बताई। नेक्स्ट है आप सभी के सामने, निम्नलिखित कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कहने का मतलब ये है कि आपको जो रिट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी करने में दिखती हैं, ठीक, वहां पर आपको ये हिंदी में नाम बताए गए हैं, मगर अब यहाँ पर जो है ठीक आपको उनका जो है इंग्लिश वर्जन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिएगा। अभिषेक यादव जी, जय हिंद बच्चे, जय हिंद, जय हिंद, स्वागत है आपका। ठीक, आइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतिषेध। टू बी सर्टिफाइड जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो? तो सर ये टू बी सर्टिफाइड फिर किसका होगा? डियर स्टूडेंट, ये होगा उत्प्रेषण रिट का। किसका होगा? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रिट का जो है। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। चलिए और समझते हैं हम इसे जो है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। दिए गए युग्मों में सी जो है सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि टू बी सर्टिफाइड शब्द का प्रयोग उत्प्रेषण रिट के लिए किया जाता है, न कि प्रतिषेध रिट के लिए। इसके अतिरिक्त टू हैव द बॉडी ऑफ शब्द का प्रयोग जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए, बी कमांड का प्रयोग जो है परमादेश के लिए, तथा वाई वाट अथॉरिटी का प्रयोग जो है अधिकार परीक्षा शब्द के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने और यहां पर आपको करना है तो मिल। ठीक, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, एक तरफ आपको जो है ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक, रिटों के माध्यम से, दूसरी तरफ जो है आपको उनसे रिलेटेड की पॉइंट जो है देखने को मिल रहा है। आइएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध जो है किससे हो जाएगा? हमारा शरीर चाहिए। क्लियर? तो देख लीजिएगा, एक ही शुरुआत जो है यहाँ पर 2 से हो रही है, यहाँ पर 3 से हो रही है, यहाँ पर भी 4 से हो रही है, यहाँ पर भी 4 से हो रही है, यहाँ पर भी 4 से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें परमादेश की, तो परमादेश का संबंध जो है किससे होता है? हम आदेश देते हैं, ये अभी आपको बताया गया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। ठीक, तो यहाँ पर भी 3 है, मगर यहाँ पर 5 है, तो ऑप्शन डी जो है रेस से बाहर हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। क्लियर? फिर है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध की अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। क्लियर है? तो ये कौन से नंबर पर है? 5 नंबर पर। ठीक, तो सी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर 5 से है और सी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी 5 पर है। अब तो भैया हमें लग रहा है कि आज पहला एक ऑप्शन ऐसा होने वाला है जो हम एंड तक लेकर के चलेंगे। चलिए, उत्प्रेषण की अगर हम बात करें तो उत्प्रेषण का संबंध जो है किससे होता है? पूर्णतः सूचित किए, सूचित कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर डी के साथ फर्स्ट है और यहाँ पर डी के साथ सेकंड है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बाहर हो जाएगा और ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर, जहां पर आप और अच्छी तरीके से इसको जो है समझेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है हमें शरीर चाहिए, अर्थात इसके अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित करना होगा। परमादेश से तात्पर्य हम आदेश देते हैं, इसके अंतर्गत न्यायपालिका सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन न करने वाले पदाधिकारियों को उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करती है। प्रतिषेध का तात्पर्य अधीनस्थ न्यायालय के लेख से है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के आदेश दिए जाते हैं कि
अमुक मामले में वे अपने यहाँ कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और ये सारी चीजें ना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। ठीक, उत्प्रेषण की अगर हम बात करें तो आशय है पूर्णतः सूचित करने से होता है। इस रिट के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे को न्यायिक निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। फिर है अधिकार परीक्षा से तात्पर्य किसी अधिकारी से है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में उसे कार्य करने का अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा जो है उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर? तो वही बातें कही गई हैं। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपल आंसर है और आप सभी जानते हैं आर्टिकल 32 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से समझें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार रखता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है। क्लियर? सर प्रश्न साफ नहीं दिख रहे हैं। अच्छा जी, चलिए भैया, आपको प्रश्न जो है थोड़े से साफ नहीं दिख रहे हैं। चलिए, ठीक है। अब आई होप आपको अब भी नहीं, चलिएगा। आई होप आपको जो है अब जो है प्रश्न जो है एकदम जो है साफ जो है वो दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है आपका उत्प्रेषण, ऑप्शन डी है प्रतिषेध। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह प्रलेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझाता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निर्देशित स्थान और समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर जो है विचार कर सके। क्लियर? बहुत बढ़िया अभिषेक यादव जी, बहुत बढ़िया। चलिएगा, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट जो है जारी की जाएगी। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। आइएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जो है जारी करता है। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है, अर्थात क्या कर रखा है? बंदी बना रखा है। इसके अंतर्गत न्यायालय निरुद्ध किए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है तथा उसके निरोध की वैधता की जांच करता है। यदि निरुद्ध का कारण विधि सम्मत नहीं होता है तो न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश दे सकता है। उल्लेखनीय है कि इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति अथवा उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा लगाई जा सकती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैंडेमस। क्या हो जाएगा? मैंडेमस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, जिन्हें मैंडेमस न समझ में आ रहा हो तो ध्यान रखिएगा परमादेश। क्या? परमादेश, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ओर जो है लेकर के चलते हैं।
ऐसी याचिका रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को मैंडेमस कहा जाता है। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। इस प्रकार की रिट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। क्लियर? चलिएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किस पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ठीक, तो किस रिट को जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? चलिएगा आइएगा देख लेते हैं। तो यहां पर कह रहा है प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण जो है डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आइएगा देख लेते हैं। संवैधानिक उपचार में से उत्प्रेषण रिट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यह रिट न्यायालय द्वारा इस आधार पर जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है, या उसने नैसंगिक न्याय का उल्लंघन किया है, या निर्णय में वैधानिक त्रुटि अभिलेख स्पष्टतः दर्शनीय है। यह रिट विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ये ना जुडिशरी में जो है इंटरनली जो है जारी की जाती है, माने उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जो है जारी करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको एक कथन दिया गया, एक कारण दिया गया, आपको बताना है क्या ये दोनों सही हैं, और अगर दोनों सही हैं तो क्या ये एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं या नहीं, ये तो पढ़ने पे ही पता चलेगा। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय, बात तो सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है ज्यादा पावरफुल है कंपैरेटिबल किसके? हाई कोर्ट के। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, तो बात ये भी सही है। ठीक, मगर ऐसा नहीं है कि इसके कारण जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है सुपीरियर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों सही है, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर? चलिएगा आइएगा, तो यहां पर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी रिट जारी कर सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जारी की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार के रूप में अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के संरक्षक के रूप में नामित किया गया है। क्लियर? दीप सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। ठीक, ऑप्शन है आर्टिकल 32, ऑप्शन है आर्टिकल जो है 226, ऑप्शन थर्ड है आर्टिकल 227, और ऑप्शन 4 है आर्टिकल 245। और इस क्वेश्चन का आई होप आप सभी आंसर जानते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई, और जिन्हें समझ में ना आए तो आइएगा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो है समझा देते हैं। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के संबंध में उपरोक्त सभी अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय और अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। अनुच्छेद 32 में उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, तो वहीं अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, और वहीं अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति उल्लेखित है, और अनुच्छेद 245 में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण राज्य क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, तथा राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। क्लियर? तो बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से वही क्वेश्चन, यहां पर आपको एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, और आपको बताना है क्या दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं तो क्या ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है, बात सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण
के विरुद्ध प्रभावी उपचार करता है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। तो कारण और कथन तो सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है तो इसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके अनुच्छेद 32 के बिना किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। भारतीय मौलिक अधिकारों के संरक्षण एवं अतिक्रमण से बचाव अनुच्छेद 32 के अंतर्गत होता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है तथा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। और कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट, जो कि आपको याद हो चुकी होंगी अब तक। क्लियर। चलिएगा, अब हम लेकर के चलेंगे मौलिक अधिकारों के संबंध में जो है प्रमुख बाद का मतलब होता है कि प्रमुख जो है केस। क्या? तो केस स्टडी जो है अब आपको यहां पर जो है देखने को मिलने वाली है। चलिएगा भाई, फटाफट से रेडी हो जाइएगा आगे के लिए। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है प्रमुख वाद या फिर प्रमुख केस, ठीक। अभिषेक यादव जी और दीप सिंह जी, आइएगा, लेकर के चलता हूं आपको केस स्टडी की ओर। सबसे पहला केस है 1951 का, चंपाकम दोरा राजन बनाम मद्रास राज्य। ठीक, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व की सर्वोच्चता पर विवाद था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध जो है अधिकार का जो है संशोधन किया। इसके अलावा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ अथवा मूल अधिकार का संवैधानिक एवं कानूनी उपबंध से समापन नहीं है। एक मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1918, ये किससे रिलेटेड है? तो संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने तथा पुनरावलोकन करने का अधिकार न्यायालय के पास रहेगा। ठीक, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस 1973, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है कौन? संसद। तो संसद को संविधान में जो है, ठीक, संसद को संविधान के किसी भाग में जो है संशोधन करने का अधिकार दिया गया, परंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती संसद। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन मौलिक अधिकारों के बाद के नाम से जो है प्रचलित है। क्लियर। फिर है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, और ये जो है मोहिनी जैन जो है वो यूपी की थी, ठीक, जो कर्नाटक में जो है एजुकेशन लेने के लिए गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के रूप में जो है सम्मिलित किया। क्लियर। चलिएगा, आइएगा, अब इन केस पर बेस जो है अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है आइएगा देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि की समझ समता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पष्टता के विरुद्ध अधिकार, विचार और एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्पष्टता। नहीं 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 नहीं, इसका अस्पष्टता नहीं होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्या? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्लियर। चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराराजन 1951 मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 में क्या कहा गया? तो 15 में कहा गया जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर जो है भेदभाव पर रोक लगाई गई है। ठीक, वही बात की गई है, को संशोधित किया और अनुच्छेद 15 का 4 को जो है संविधान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है जोड़ा गया। और अनुच्छेद 15 के 4 में क्या कहा गया? तो इसके अंतर्गत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक
दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई, अर्थात आरक्षण जो है वो दिया गया। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो डियर स्टूडेंट, इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा, और सिंपल सा आंसर है केशवानंद भारती, क्योंकि इसी केस में संसद को संविधान के किसी भी भाग में जो है अमेंडमेंट करने का राइट दिया था, परंतु ध्यान रहे कि उसे मूल ढांचे में चेंज नहीं करना है। ठीक, चलिएगा, और ये केस कब का है? 1973 का आएगा। तो केशवानंद भारती बाद 1973 में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु आधारभूत लक्षणों को किसी प्रकार कम या नष्ट नहीं कर सकती है। क्लियर? और इसके बाद जो है फिर अमेंडमेंट हुआ, 44 अमेंडमेंट 1978, और इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त किया गया। क्या? संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त किया गया। क्लियर? चलिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दे दी कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स में जो है अमेंडमेंट कर सकती है, उसके बाद जो है अमेंडमेंट करना स्टार्ट हो गया। चलिएगा, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए कथन है। ठीक, तो यहां पर भैया एक कथन है, फर्स्ट है, सेकंड है, दो कथन दिए हैं और आपको बताने हैं क्या ये दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, या फिर इनमें से एक सही है और दूसरा गलत है। क्लियर? चलिएगा, पढ़ लेते हैं। 1973 में केशवानंद भारती मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। बात सही है भाई। भारतीय संसद के पास पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ये भी बात सही है, और ये दोनों जो है केशवानंद भारती के केस से रिलेटेड है। तो भाई दोनों जो है क्या है? सत्य है। क्या है? दोनों जो है सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में सभी संशोधन किए जा सकते हैं, बशर्ते कि संविधान के अधिकार का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को हानि ना पहुंचे, अर्थात मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को जो है नुकसान न पहुंचे। ठीक इसी प्रकार भारतीय संसद के पास पूरे संविधान में संशोधन की शक्ति जो है अनुच्छेद 368 में निहित है। संसद संविधान में संशोधन 3 प्रकार से कर सकती है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभा की अनुमति। और अभी हाल ही में जो है इसके द्वारा जो है CAA ठीक कानून जो है ठीक लागू किया गया है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्न मामलों का जो है कालक्रम जो है बताना है आपको, कि सबसे पहले कौन सा था, फिर कौन सा था, फिर कौन सा था। क्लियर? आइएगा देख लेते हैं। ठीक, तो यहां पर कह रहा है मिनर्वा मिल्स मामला, फिर कह रहा है गोलकनाथ, फिर कह रहा है इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण, और फिर है केशवानंद भारती। तो देखिए भैया, केशवानंद भारती ना सबसे एंड में हुआ है। क्या हुआ है? ठीक है भाई, तो केशवानंद भारती नहीं 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 नहीं, केशवानंद भारती नहीं, सबसे पहले हुआ है आपका गोलकनाथ। क्या हुआ है? गोलकनाथ। क्लियर है? और फिर आपका हुआ है केशवानंद भारती। क्लियर? दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और फिर इंदिरा गांधी बनाम आएगा तीसरे स्थान पर, और मिनर्वा मिल्स आएगा आपका ठीक चौथे स्थान पर। कौन से? चौथे स्थान पर। ठीक, तो अब आप देख लीजिएगा 2, 4, 3 और 1 किस ऑप्शन में? तो इसकी शुरुआत 2 से हुई है, यहां पर 3 आ गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 4, 4, 3, 3, 1, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। गोलकनाथ का मामला जो है 1967 का था। यह प्रावधान था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। न्यायालय ने इसमें यह अवधारित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है और न ही किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। केशवानंद भारती के केस में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक संविधान की सर्वोच्चता और संविधान का संघीय चरित्र और भारत की संप्रभुता एवं एकात्मा आदि को जो है मूल ढांचे का तत्व बताया। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में जो है 1975 में जो है इंदिरा गांधी के
चुनाव को रद्द घोषित किया गया तथा इसमें न्यायालय द्वारा संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य कानून की सरकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में निहित है आदि को मूल ढांचे का तत्व घोषित किया गया था। हुआ क्या था, तो इंदिरा गांधी जी 1917 में जो है 1970 के अप्रॉक्स जो है जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो है गलत तरीके से जीती थी। ठीक, जब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंदिरा गांधी को दोषी माना था। ठीक, और इंदिरा गांधी जी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने 1975 में जो है आपातकाल लगाया, नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक, और जितने भी उनके खिलाफ नेता जो है सड़क पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें उठा करके जेल में डलवाया और ढंग से सुताई करवाई। ठीक, तो कह सकते हैं कुंटलों के भाव जो है सूजी जो है बांटी उन्होंने। ठीक, क्लियर। तो फिर उसके बाद जो है उनकी सरकार जो है चुनाव में नहीं आ पाई, फिर जनता दल आई, फिर अगेन जो है इंदिरा गांधी वापस आई। खैर चलिएगा। मिनर्वा मिल्स 1980 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा का अधिकार न्यायालय को है और यह न्यायालय इस अधिकार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसमें संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को मूल ढांचे का तत्व घोषित किया गया है। क्लियर, चलिएगा। आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। फिर से वही आपसे पूछा गया है, तो आपसे जो है सीक्वेंस पूछा गया। देखिए सबसे पहले हम बात करें किसकी। ठीक, तो गोलकनाथ बनाम, ठीक, आपका जो पंजाब राज्य का केस है, ठीक, ये कब आया था, तो ये 1967 में आया था। कब आया था, 1967 में आया था। ठीक, फिर है आपका केशवानंद भारती, तो ये आया था आपका 1973 में। और फिर मिनर्वा मिल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आया था आपका 1980 में, और ये अभी आपने पढ़ा भी था। और एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य की अगर हम बात करें तो ये आया था 1950 में। तो ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर आएगा आपका सेकंड नंबर पे ये, फिर थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पर ये। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है भैया, 4, फिर क्या है आपका सेकंड नंबर पे है फर्स्ट, और थर्ड नंबर पर है आपका सेकंड, और फोर्थ नंबर पे आपका 3। तो देखिए फोर्थ की शुरुआत तो जो है काफी ऑप्शन से हो रही है, और थर्ड की शुरुआत जो है ठीक इनमें से केवल इस ऑप्शन की हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा आइएगा। तो मूल अधिकार से संबंधित निर्णयों का जो है सही कालानुक्रम 4, 1, 2, 3 जो कि हमने निकाला वही है। और एके गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ बनाम 1967, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो है 1980। तो वही सीक्वेंस जो है बताया गया है। क्लियर, चलिएगा आइएगा देखते हैं। तो अब है आपके सामने विविध, क्या है, विविध। और विविध में भी जो है कुछ क्वेश्चन आपको जो है यहां पर जो है देखने को मिल रहे हैं। आइएगा देख लेते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, अब भैया आपसे ना सुमेलित पूछा, तो यहां पर कुछ प्रावधान दिए गए, उनके सामने जो है उनके आर्टिकल्स जो है वो दिए गए हैं। आइएगा देख लेते हैं। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का आर्टिकल 23 बात सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बात सही है। संवैधानिक उपचार बात सही है। ठीक, अनुच्छेद 31 तो भैया ये तो समाप्ति कर दिया गया है ना, क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक, और शिक्षण संस्थानों से नहीं, ये तो जो है संपत्ति के अधिकार से संपत्ति के अधिकार से जो है संबंधित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है समाप्त करके जो है संविधान के भाग 12 के, क्या, संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में जो है रखा गया। और इसे जो है ठीक संपत्ति के अधिकार को जो है क्या बना दिया गया, कानूनी या फिर विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार जो है कानूनी या फिर विधिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर, चलिएगा आइएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का भाग है, न कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान करता है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर है भैया, चलिएगा
आइएगा, लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ठीक, तो ये ना सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिए, ये आपको किसी आर्टिकल में जो है वो देखने को नहीं मिलने वाले। ठीक, चलिएगा। तो आवास का अधिकार, बात सही है। ठीक, विदेशी यात्रा का अधिकार, बात सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं है भाई। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है। ठीक, चलिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आवास और विदेश यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1998 के बाद में जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आशय का अधिकार, इसमें घर शामिल है जिसमें मानव गरिमापूर्ण जीवन जी सके, एक मूल अधिकार है। ठीक, इसीलिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है, सर आप डेली 2 बजे टाइम बताए हैं और ठीक, आज बेटा ना हमारा इवेंट ना 7 बजे का लग गया। ठीक, क्लास हमारी 2 बजे ही है। ठीक, 2 बजे ही होगी हमारी, 7 बजे नहीं होगी। वो इवेंट जो है वो गलती से 7 बजे का लग गया था, इसलिए जो है हमें 7 बजे जो है ये क्लास लेनी पड़ी। ठीक, आई होप आपको ये जो है कल से समस्या नहीं मिलेगी। क्लियर, चलिएगा। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में विदेश यात्रा का अधिकार एक मूल अधिकार घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 39A में दिया गया है। क्लियर, चलिएगा, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? गैर नागरिकों का मतलब हो गया विदेशी नागरिकों को भी भैया उपलब्ध है। क्लियर, चलिएगा, आइएगा, लेकर के चलते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर कह रहा है विधि की समझ, समता, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, चलिएगा, आइएगा। तो विधि की समझ, समता आर्टिकल 14, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको मालूम है आर्टिकल 21, मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, जबकि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ करके जो है शेष सभी अनुच्छेद जो है प्रदत्त भारतीय नागरिकों के साथ जो है गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। क्लियर, चलिएगा, आइएगा, लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में जो है स्वीकार करेंगे? ठीक, तो आपको यहां पर ना कई ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, आइएगा देख लेते हैं। तो राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, बिल्कुल सही है भैया, क्या? नियंत्रण का अभाव। क्लियर, चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में नियंत्रण के अभाव को स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकृत किया जाता है। राज्यों अथवा समाज द्वारा नियंत्रणों का अभाव कमी व्यक्ति की सामाजिक और व्यक्तिक विकास की आवश्यकता शर्त मानी गई है। यहाँ स्वतंत्रता हेतु नियंत्रण के अभाव अर्थ स्वतंत्रता में नहीं बल्कि कुछ मान्य मानदंडों के अंतर्गत जो है कार्य करने में है। क्लियर, चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को अभी तक परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक आपको पहली बार में प्रीलिम्स पार कराने में बहुत ही जो है हेल्प करेगी। क्लियर, इसके अलावा अगर आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और विज्ञान में भी कुछ समस्या है तो आप हमारी इन सब्जेक्ट की बुक को भी जो है परचेज कर सकते हैं। क्लियर, चलिएगा, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा अंतर जातीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता को जो है नियत किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने आर्टिकल 19 का फर्स्ट का डी से लेकर के ई, फिर ऑप्शन बी आर्टिकल 301 और फिर है आपका ऑप्शन सी 301 से 7 और ये सभी। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा, आइएगा। तो उपरोक्त सभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा जो है अंतरराज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जीविका एवं वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है। जब आप आर्टिकल 19 का जो है जी देखेंगे ना तो वहां पर जो है आपको कहीं भी जो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है।
ठीक, आर्टिकल 301 से लेकर के 7 के बीच भारत के राज्यों के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम करने का जो है उल्लेख किया गया है। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? भैया सभी व्यक्तियों की बात कर रहा है। ठीक, आइएगा देख लेते हैं। तो यहां पर कह रहा है विधि के संरक्षण और समान, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। क्लियर, और ये विधि के समान समान जो है संरक्षण का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 14 में जो है देखने को मिलेगा, जहां पर कहा गया विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून के सामने जो है सभी लोग जो है समान है। आइएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्ति, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को जो है प्राप्त है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है, जबकि शेष तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। क्लियर, चलिएगा। आइएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिएगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है, अर्थात यहां पर हमें वो अधिकार बताने हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आइएगा देख लेते हैं। ठीक, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भैया ये हमारे पास है। कानून के समझ समता, ये भारतीय और विदेशी दोनों के पास है। ठीक, फिर है आपका अल्पसंख्यक के अधिकार, तो अल्पसंख्यक जो है वो केवल भारत की सीमा के अंदर रहने वालों को जो है राइट दिया गया। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी नहीं, ये भी जो है भारतीयों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। ठीक, क्लियर है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 14, क्लियर है, और ये हो गया आपका आर्टिकल 21। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, आई होप आपको यहां तक जो है समझ में आ गई। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको आर्टिकल जो है 19 में देखने को मिल जाएगा। अल्पसंख्यकों के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो ये आपको जो है संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 29 और 30 में जो है आपको देखने को मिलेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार। क्लियर, चलिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में वर्णित भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 में वर्णित अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो डियर स्टूडेंट, विधि के समझ समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लियर, चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जबकि शेष तीनों अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार में सभी व्यक्तियों को उपबंध नहीं है? ठीक, चलिएगा। नीचे दिए गए कूट का जो है उपयोग करके जो है आपको क्या करना है? सही उत्तर चुनना भाई। क्या करना है? सही उत्तर। ठीक, तो यहां पर ना आपसे कह रहा है, क्या क्या कह रहा है? विधि के समझ समानता, बिल्कुल नहीं। देश भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल सही। ठीक, देश भर में स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही। चुनाव लड़ने का अधिकार, बिल्कुल सही। ठीक, तो ये तीनों जो है ठीक आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये तीनों जो है आपको देखने, इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 16, देश भर में भ्रमण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के डी में, चुनाव लड़ने का अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं, जबकि विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14 का अधिकार जो है भारतीय और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है? क्लियर, चलेगा। फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राप्त नहीं किया गया है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के डी में ठीक सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है, किंतु इसका संविधान में लिखित रूप में उल्लेख नहीं है। क्लियर, चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद जो हमें सही जो है इनमें से ऑप्शन जो है वो बताने हैं। क्लियर, आइएगा देख लेते हैं। ठीक, तो यहां पर जो है कई ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। अनुच्छेद 301 में संपत्ति नहीं भैया, 300 काम है। क्या है?
300 का में जो है दिया गया है। संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बात सही है भाई। भारत के संविधान में 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44 में, नहीं भैया, कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, जनता दल थी। कौन थी? जनता दल की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई। कौन थे? मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई जो है देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस नहीं थी। ठीक, तो इसका केवल जो है सेकंड वाला जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने करके इसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 फर्स्ट का एफ जो है निरस्त किया गया। ठीक, कथन फर्स्ट और थर्ड सही नहीं है क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उपबंध है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 ए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा स्थापित किया गया किंतु उस समय कांग्रेस की नहीं अपितु जनता पार्टी की जो है सरकार थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त प्रबंध निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन एक बार जो है आप सभी को पढ़ करके सुना देता हूं। यदि विधियां अधीन होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। ठीक, यदि विधि नहीं होती तो स्वाधीनता भी नहीं होती है। क्लियर? तो भैया मेरा तो मानना है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। क्लियर? आएगा, चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भैया हमारा आंसर सही है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। कथन विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध प्रतिबंधित करता है एक ऐसा संस्थान जहां कोई विधि और नियम नहीं है तथा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है, ऐसे संगठन का विकास रुक जाएगा। साथ ही विधि के अभाव में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अतः स्वाधीनता के लिए किस विधि का होना आवश्यक है जिससे सभी व्यक्ति बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। क्लियर? चलिएगा, आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें विचार करने के बाद क्या बताना है? सही कथन जो है छांट करके बताने हैं। ठीक, वंदना यादव जी, वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम है आपका आपके अपनी फैमिली आईएएस विद अरिहंत में। चलिएगा, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने क्या कह रहा, आइएगा देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कह रहा मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है तथा मौलिक अधिकार नहीं है। बात सही है भाई। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 300 ए भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978, कोई दिक्कत नहीं, मिसिंग नहीं है वो, मैं उसे जो है पूरा कर रहा हूं, द्वारा जो है समाहित किया गया था, ये भी बात सही है। ठीक, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, नहीं है भैया। ठीक, अनुच्छेद 300 का है, क्या है? अनुच्छेद 300 का कहें या फिर ए कहें। क्लियर? ये रिलेटेड है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लीजिएगा, तो इसमें फर्स्ट नहीं है, ये भी गलत है, इसमें फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड है भाई। ठीक, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, तो दिए गए कथनों में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है सही है। मतदाता का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। विदेशी पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, अतः अब यह एक विधिक अधिकार होकर रह गया है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 का संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था। कथन 4 सही नहीं है क्योंकि ये 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित न होकर के व्यापार एवं वाणिज्य तथा समागम को जो है स्वतंत्रता से संबंधित है। क्लियर? दीप सिंह जी, वेरी गुड। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्गों का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभ को का जो है हकदार हो जाता है? क्लियर? चलेगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा दीप सिंह जी, वंदना जी, चलेगा फटाफट से आंसर कीजिएगा। और स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आइएगा एक बार जो है ऑप्शन को जो है पढ़ लेते हैं। ठीक, यह संप्रदाय सामुदायिक जो है विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा संचालन कर सकता है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई।
अब नहीं कर सकते, ठीक, वो तो प्रावधान हट ही गया। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड नहीं, सॉरी, ठीक, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ना ऑप्शन सी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, वो ऑप्शन बी पर जो है टिक हो गया। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के किसी भी धार्मिक संप्रदाय या फिर समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है तो वह अनुच्छेद 30 के अनुसार किसी विशेष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसका संचालन भी कर सकता है। इसके साथ वह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2006 में की गई थी, और 2006 में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, ध्यान रखिएगा। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए मनोनीत करता था, किंतु 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको यहां पर एक सूची फर्स्ट और सूची सेकंड देखने को मिल रही है, मैचिंग करके आपको जो है सही क्रम बताना है। और डियर स्टूडेंट, इसके सही क्रम की अगर हम बात करें तो उपाधियों का निषेध जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 18 में देखने को मिलेगा। और यहां पर दिया गया एक की शुरुआत 3 से, इसकी 2 से, इसकी 2 से, इसकी 3 से, इसकी 3 से, भाई 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक। शिक्षा का अधिकार हमें कहां देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 21 का में, तो इसके आगे 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर जो है 4 से शुरुआत हो रही है और यहां पर 2 से शुरुआत हो रही है, ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है भाई, ठीक। अब आपको पूरा ही बताना है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबंधन की अगर हम बात करें तो ये आपको आर्टिकल 26 में देखने को मिलेगा, ठीक। अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण के बारे में जो आपको फर्स्ट में जो है देखने को मिल जाएगा। क्लियर, चलिएगा आइएगा। तो उपाधियों के निषेध का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 18 में मिलता है। इसके अंतर्गत यह वर्णित है कि सेना या विद्या, ठीक, संबंधी सम्मान के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यहाँ पर राज्य का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से। क्लियर, चलिएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 26 में मिलता है। अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 29 में वर्णित है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। शिक्षा के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 के ए में उल्लेखित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। क्लियर है, चलिएगा आइएगा डियर स्टूडेंट, लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही कथन और कथन, ठीक, और हमें बताने हैं सही कथन कौन कौन से हैं इनमें से, ठीक। तो बिना हम दोनों कथन को पढ़े तो कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक। आइएगा, तो पहला कह रहा मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। नहीं भाई, ठीक, बाध्य योग्य है, ठीक। तो कथन पहला भाई गलत हो गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में बाध्य योग्य हैं, भैया बाध्य योग्य नहीं है, ठीक। तो दोनों ही गलत है भाई, ठीक, दोनों ही गलत है, क्योंकि दोनों में ही जो है, ठीक, उन्होंने जो है शब्दों को जो है उल्टफेर कर दिया है, ठीक। जितेंद्र रावत जी, स्वागत है आपका अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में, स्वागत करता हूं सर। आज क्लास 2 बजे होने वाली थी, बिल्कुल होने वाली थी बच्चा, मगर 7 बजे इवेंट लग गया जिसके कारण मुझे क्लास लेनी पड़ी। कल से आपकी क्लास 2 बजे ही होगी, 2 बजे ही होगी, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। वो ना इवेंट जो है टेक्नीशियन से जो है 7 बजे का लग गया, इसलिए जो है मुझे क्लास जो है 7 बजे लेनी पड़ गई, ठीक। उसके लिए मैं आप सभी से हम्बली जो है सॉरी बोलना चाहूंगा, ठीक। चलिएगा, तो मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्य योग्य हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत जो है कहां जा सकता है, उच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 37 में यह उल्लेखित है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्लियर, चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जो है कथन देखने को मिल रहा है और इन कथन में भी हमें क्या बताने हैं, सही कथन जो है बताने हैं कि दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर एक सही है एक गलत है। आइएगा पढ़ने के बाद जो है पता करते हैं कि दोनों जो है गलत है या सही है, ठीक। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों को यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासनिक की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद नहीं भैया, ठीक, ये सीमित नहीं, अनुच्छेद 335 के अंतर्गत जो है सीमित नहीं होंगी। क्लियर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता
पद को परिभाषित करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो दोनों भैया गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक सेकेंड, ये बी में क्या कह रहा है? एक सेकेंड, दोनों सही कह रहा है, हमें तो दोनों गलत चाहिए ना। मुझे लगा पिछले वाले ऑप्शन क्वेश्चन की तरह ऑप्शन बी पर जो है दोनों सही है। क्लियर है? एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। कहीं तो कोई मिसिंग है, कहीं तो कोई मिसिंग है। आइएगा, क्योंकि यहां पर ना क्या कह रहा है? कथन फर्स्ट सही है। क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कथन फर्स्ट सही है, और यहां पर कह रहा है कथन सेकंड सही है। ठीक, यहां पर कह रहा है दोनों सही है, यहां पर भी दोनों सही कह रहा है। ठीक, हमने क्या प्राप्त किया कि दोनों गलत हैं। ठीक, अब हमें एक बार जो है ठीक क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक तो सही है, एटलीस्ट एक तो सही है। ठीक, क्योंकि सभी ऑप्शन का अगर हम एनालिसिस करें तो एक ऑप्शन तो सही जाएगा। अब वो कौन सा है वो देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाए गए आरक्षण की नीतियां, ठीक है, प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। तो भाई आपका ना कथन फर्स्ट सही है। क्लियर है? कथन सेकंड गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने नागराज और अन्य बनाम भारत संघ तथा उत्तर प्रदेश पावर कॉप लिमिटेड बनाम राजेश कुमार और अन्य मामलों में यह विचारण किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी, अर्थात अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रदान किए गए आरक्षण और अनुच्छेद 335 के अंतर्गत दक्षता के लिए एक संतुलन जो है होना चाहिए। कथन दो जो है सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 335 में दक्षता परिभाषित नहीं की गई है। क्लियर? तो हम जो है अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मिलान करना है और मिलान करके बताना है। ठीक, तो यहां पर क्या कहा गया? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कहां है? तो अनुच्छेद 14 से 18। तो डी के सामने क्या आ जाएगा? फर्स्ट। यहां पर सेकंड है, यहां पर सेकंड है, यहां पर भैया दोनों के आगे फर्स्ट है। ठीक, चलेगा, तो फिर ए के सामने आ जाते हैं। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन 4, 29 से 30। क्लियर है? तो यहां पर आ जाएगा 4। तो भैया देख लीजिए 4 की यहां पर तो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो ये तो हो गया क्रॉस। ठीक है, चलिएगा, और यहां पर जो है 4 से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान जो है 32 में दिया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया है, और समानता का अधिकार जो है 14 से 18 के बीच में दिया गया है। और इसी के साथ आज आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होते हैं। कल हम आएंगे आपके सामने डीपीएसपी को लेकर के, और ये हमारी डीपीएसपी की क्लास होगी 2 बजे दिन में। क्या? दिन में 2 बजे जो है हमारी क्लास होगी। तो आज ही अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज को जो है अपना हम साथी बनाइए, और पहली बार में प्रीलिम्स पॉसिबल बनाने की जो है अपनी पॉसिबिलिटी को जो है बढ़ाइए, और आज ही अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की इस रेड कलर की बुक को परचेज कर लीजिएगा। ठीक, और हम मिलते हैं आपसे कल 2 बजे। और हाँ, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको सेशन को जो है लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट और जो प्यार हमें मिल रहा है वो वाकई में हृदय से आप सभी को जो है धन्यवाद देने का जो है मेरा दिल कर रहा है। ठीक, क्योंकि आप लोगों का ना बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। ठीक, इसी प्रकार से जो है आप अपना प्यार और सपोर्ट जो है ठीक आईएएस विद अरिहंत के साथ जो है बनाए रखिएगा। बाकी का मिलते हैं हम आपसे। ठीक, नीति निर्देशक तत्व, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। क्या?
भाग 4 नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। इसके साथ हम मिलेंगे कल 2 बजे, और सभी के सभी जुड़े मेरे साथ। ठीक चलेगा, मैं लेता हूं आपसे विदा। ठीक चलेगा, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच, एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।